नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। रेलवे कई विश्व स्तरीय सुविधाओं को अपने कई रेलवे स्टेशन पर लॉन्च भी कर चुका है। इसी कड़ी में अब रेलवे कई निजी रेलवे स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोल भी रहा है। इस रेल का कोच रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन के बाहर ही खोला जा रहा है। ट्रेन के डिब्बों का सौंदर्यीकरण कर उसे एक शाही रेस्टोरेंट में तब्दील किया जाता है। यहाँ आने वाले यात्री और स्थानीय लोग इसके लजीज व्यंजनों का आनंद उठा पाएंगे। अब रेलवे ने ऐसा ही एक रेल कोच रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश की इटारसी रेलवे स्टेशन पर खोला है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन के 39 दिन बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। इसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी नेता लगातार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय करने में लगे हैं। इसी बीच सूत्रों ने कहा है कि महाराष्ट्र में 15 अगस्त तक कैबिनेट विस्तार हो सकता है। महाराष्ट्र को लेकर कयासबाजी चल रही कि सरकार गठन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने की वजह से रुका हुआ। हालांकि रविवार को दिल्ली आए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। देश की राजधानी में पिछले 2 दिनों से हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में 7 अगस्त को भी हुई बारिश है। अब बारिश की गतिविधियों के बीच दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने के बीच हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल रही है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 92 दर्ज की गई थी। जनता दल छोड़ने के बाद रामचंद्र प्रसाद सिंह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने पर दूसरे दिन रविवार को पार्टी ने गर्म तेवर दिखाए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह ने प्रेस वार्ता और आरसीपीसी पर जमकर हमला बोला है। ललन ने यहां तक कह दिया है कि आरसीपीसी जदयू की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं। जेडीयू डूबता नहीं दौड़ता जहाज है। इसके साथ ही साफ किया जाता है कि अब जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते और मोदी कैबिनेट शामिल होने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के साथ सब ठीक है। हमने कल एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट भी दिया है। वहीं आगे बीजेपी के गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में जदयू बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मीटिंग में अलग अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कोयले सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने जीएसटी के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। बघेल ने जून 2022 के बाद भी अगले 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जारी करने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जीएसटी कर प्रणाली के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ के खर्च की प्रतिआपूर्ति की मांग भी की। देश के कई राज्यों में गिरता हुआ भूजल चिंता का विषय बना हुआ। ऐसे में धान की खेती इस संकट को और बढ़ा रही है। हरियाणा के कई जिलों में पानी का संकट अपने चरम पर है। इसका असर फसल उत्पादन पर भी पड़ रहा है। इस समय से बाहर निकलने के लिए हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के तहत धान की जगह अन्य फसलों की खेती पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। हरियाणा में धान की खेती छोड़ अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पिछले साल इसका लाभ लेने वाले इस साल भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का फायदा उन किसानों को भी दिया जा रहा है जिन्होंने इस धान की खेती करने के बजाय खेतों को खाली छोड़ रखा है। इस योजना के लिए किसान 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। पार्टी के संयोजक सीएम केजरीवाल ने गुजरात के बड़ोदरा में गुजरात के आदिवासी समाज के लिए गारंटी का ऐलान किया। इसके लिए भी आपकी ओर से गुजरात के लोगों के लिए गारंटी का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें फ्री बिजली और बेरोजगारी को नौकरी देने की गारंटी दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के आदिवासियों को हर इलाके में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, बेघर आदिवासियों के लिए आवास और सड़क होने की गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने सभी आदिवासियों का सर्टिफिकेट बनवाने का भी ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन आदिवासी व्यक्ति को ही बनाने का वादा किया। साथ ही कहा है कि आपकी सरकार आने पर आदिवासी समाज के लिए ग्राम सभा के नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और पीईएसए कानून लागू करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक आने के साथ साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी रिजर्वेशन कराने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। ऐसे में यात्रियों की भीड़ और मांग को देखते हुए रक्षाबंधन के मौके पर
वेस्टर्न रेलवे ने 6 जोड़ी यानी कि 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रक्षाबंधन के अवसर पर रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। रेलवे ने 12 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने के ऐलान के साथ रूट्स और टाइमिंग की जानकारी भी दी है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से रेलवे ने यह सुविधा लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से देश के 17 राज्यों के कई परीक्षा केंद्रों के लिए 4 अगस्त 2022 को होने वाली CUT परीक्षा को 12 अगस्त 2022 तक स्थगित कर दिया। UGC के मुताबिक अब स्थगित परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बजाय 24 से 28 अगस्त को होगी। इन परीक्षाओं के लिए नए एडमिट कार्ड CUT के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भी किया जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT का दूसरा स्लॉट 4 अगस्त से शुरू हो चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,738 नए मामले सामने आए। 40 मरीजों की मौत हो गई। 18,558 मरीजों के स्वस्थ होने से इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या 43,48,410 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 140 बढ़ जाने से इनकी कुल संख्या 1,34,933 हो गई। इस बीच देश में आज 20,62,17,994 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। रविवार यानी कॉमनवेल्थ गेम के 10वें दिन नीतू ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसके बाद भारत के गोल्ड मेडल की संख्या 14 हो गई, जबकि अभी तक 11 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल भारत जीत चुका है। भारत के नाम कुल 42 मेडल हैं। साथ ही अमित पंघल ने 58, 48, 51 किलो भार्गव के फ्लाईवे मैच फाइनल में गोल्ड हासिल किया है। अमित ने इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड को 5-0 की मात दी है। भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या अब 15 तक पहुँच गई है। आपको बता नीतू घांगसा ने इंग्लैंड की बॉक्सर को मात कर 48 किलो कैटेगरी के हरियाणा की इस बॉक्सर ने इतिहास रच दिया है। पंजाब में सत्ता जीतने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का अब सारा ध्यान गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात के बड़ौदा पहुंचे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए। केजरीवाल ने कहा, जैसे दिल्ली में रोजगार दिए वैसे ही गुजरात के हर बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून भी बनाएंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि CM ने किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आया है। 31 मार्च 2022 तक जिन्होंने अपना लोन नहीं दिया है उनको इसके माध्यम से एक मौका रहेगा। वहीं जो किसान मर चुके हैं उनको 100% ब्याज में छूट मिलेगी। केवल मूलधन जमा करवाना होगा। पेनाल्टी समेत दूसरी राहत भी दी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा, जिन किसानों ने ऋण लिया था वो उनकी मौत हो चुकी है, उनका 445 करोड़ की राशि बनती है, जबकि दूसरे किसान है 2069 करोड़ की राशि ड्यू है। महाराष्ट्र के नागपुर हवाई अड्डा क्षेत्र में शनिवार को बिजली गिरने से इंडिगो एयरलाइंस के 2 इंजीनियर घायल हो गए। अधिकारियों ने यहां बताया है कि अहमदाबाद लखनऊ इंडिगो की उड़ान 6E7197 नागपुर के रास्ते हवाई अड्डे पर उतरी। जब इंजीनियर अमित अंबातकर और ऋषि सिंह टैक्सी जांच कर रहे थे उसी वक्त यह हादसा हुआ। अधिकारियों के अनुसार बारिश हो रही थी जब शाम करीब 5:30 बजे अचानक हवाई अड्डा क्षेत्र में बिजली गिरी और दोनों वायरलेस से जुड़े इंजीनियर बिजली के संपर्क में आने से घायल हो गए। मणिपुर सरकार ने रविवार से 5 दिनों तक के लिए गलत खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ ही विष्णुपुर और सुरचांदपुर में अगले 2 दिनों तक धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इन इलाकों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के मकसद से ये कदम उठाए गए हैं। एच ज्ञान प्रकार विशेष महासचिव ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने उन्हें राज्य में हिंसा के बारे में बताया है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं लाने से बिगड़ भी सकता है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई राज्यों के CM शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में राज्य की योजनाओं के मद्देनजर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का जिक्र भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेषकर गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कंपोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में अच्छी योजना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 7 अगस्त को देश का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से की गई, लेकिन रॉकेट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इसरो का कहना है कि इसके सारे चरण सामान्य रहे, लेकिन जिस ऑर्बिट में इसे स्थापित होना था वहां तक नहीं पहुंचा। वो सैटेलाइट अब किसी भी काम का नहीं रहा। इसके फेल होने की वजह का पता कर लिया गया है। अब इसके समाधान की दिशा में कार्रवाई भी की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत पहले से तय थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। वजह साफ थी कि वह विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए दिखना चाहता था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहा। विपक्ष के पास इस चुनाव में खुद को मजबूती से पेश करने की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव विपक्ष प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर हुआ। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि विपक्ष बटा हुआ है तथा किसी भी चुनाव में उसके लिए एकजुट हो पाना आसान नहीं है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।